प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2021 को एक प्रोजेक्ट अनाउंस करा था जिसका नाम था प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रधानमंत्री ने बोला कि 100 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट करे जाएंगे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज। देश में कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स को प्रमोट करने के लिए यह गति शक्ति प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जिसमें 100 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट कर जाएंगे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। क्या है इस कंपोनेंट की निटिग्रिटीज? गवर्नेंस के लिए जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में किस तरीके से इसे पेश किया जाएगा, सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदित गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। अनअकैडमी से इस बार 169 सिलेक्शन निकले 2020 के यूपीएससी में, इंक्लूडिंग एआईआर 2। इसका मतलब अनअकैडमी का जो सक्सेस रेट है काफी ज्यादा हाई रहा है एंड आने वाले ईयर्स में और ज्यादा ये इंक्रीज होने वाला है। सो डू एनरोल फॉर द बैचेस जो अभी 1 साल और 2 साल के बैचेस चल रहे हैं। 30 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है इस पर्टिकुलर प्राइस पे। 1 अक्टूबर से प्राइस इंक्रीज होने वाला है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का। 29 सितंबर से नए बैचेस शुरू हुए, 6 अक्टूबर से फिर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल में 2022 और 23 के लिए। 1 साल 2 साल के बैचेस, कंप्लीट बैचेस, इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करे जाएंगे इंक्लूडिंग एनसीईआरटीज। ऑल्सो हमारा एक स्पेशल बैच आ रहा है जिसका नाम है वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैच, जो कि 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसी के साथ हर संडे 11 बजे आपको पता है हमारा कॉम्बैट होता है गेमिफाइड वर्जन। 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे इस बार ज्योग्राफी स्पेशल कॉम्बैट है जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन देंगे 1 घंटे के लिए और आपको साथ के साथ सोल्यूशन भी मिलेगा। सो अनअकैडमी में सब्सक्राइब करिए फॉर बेस्ट नोट्स, गाइडेंस एंड मेंटरशिप यूजिंग द रेफरल कोड मुदित गुप्ता। लेट्स क्रैक इट। तो ये जो गति शक्ति प्रोजेक्ट है ये 100 ट्रिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करा जाएगा। मतलब कि सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलगाड़ी, वाटरवेज, एयरवेज। वाटरवेज में भी पोर्ट कंस्ट्रक्शन और इनलैंड वाटरवेज, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा यहां पे। इसकी सबसे पहले प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट देखते हैं कि इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन बनेगा कि ये जो गति शक्ति प्रोजेक्ट है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो बहुत से लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देख के इसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंदर रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर रख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। कहने का मतलब है यहां से मेंस का एक पॉइंट निकलता है कि जिस मिनिस्ट्री के अंदर इसे रखा गया है यही भारत सरकार की नीयत का, भारत सरकार की इंटेंशन का क्लियर कट सिग्नल है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे भारत सरकार की सिर्फ एक नीयत है कि हमारे यहां ट्रेड, हमारे यहां इकोनॉमी एंड कॉमर्स, हमारे यहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होना चाहिए, उसमें कम से कम कॉस्ट और कम से कम टाइम लगना चाहिए। इसीलिए इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर और उसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर रखा गया जिससे कि ट्रेड के ऊपर पूरा फोकस किया जाए। कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो स्लोडाउन आया, आपको मेंस, एसए और इंटरव्यू में सीधा सवाल निकलेगा कि कोविड के स्लोडाउन से लड़ने के लिए भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए हैं। उसमें सबसे पहले आप एक गति शक्ति प्रोजेक्ट का मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये जो गति शक्ति प्रोजेक्ट है इसके लिए अंग्रेजी भाषा में अगर आप आंसर लिखने वाले हो तो उसमें आप एक कीवर्ड यूज कर सकते हो जो भारत सरकार बहुत ज्यादा यूज करती है, वो है मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। रादर देन राइटिंग की इस प्रोजेक्ट के अंदर एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एस्टैब्लिश किया जाएगा, आप एक शब्द लिख सकते हो और एग्जामिनर को अपने आप क्लियर हो जाएगा क्या, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। इस कीवर्ड के ऊपर आप ध्यान देंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, अब गति शक्ति प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक नीचे आ जाएगी। सर लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर स्टील भिजवाना है, एक जगह से दूसरी जगह आपको टेक्सटाइल का कपड़ा भिजवाना है, धागा भिजवाना है, कलर भिजवाना है, एक जगह से दूसरी जगह लकड़ी भिजवानी है बिल्डिंग वगैरह बनवाने के लिए, तो उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी? ऑल्सो उसमें क्या क्या अड़चने आएंगी रास्ते में कि कहीं पे चुंगी लगी हुई है, कहीं पे टोल प्लाजा लगा हुआ है और ये सारी चीजें, कहीं पे ट्रकों की लाइन लगी हुई है, कहीं पे ट्रक्स को निकलने नहीं दिया जा रहा, रेलगाड़ी तेजी से नहीं चल रही है, हवाई जहाज से कार्गो को नहीं ले जाया जा रहा। ये सारा का सारा होता है लॉजिस्टिक। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, जो ये पूरा कार्यक्रम होता है, इसे बोला जाता है लॉजिस्टिक। तो हम लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम करना चाहते हैं। सर कैसे?
आप ये मानो भारत सरकार ने अगर एक दिल्ली से मुंबई तक का एक्सप्रेसवे बना दिया, तो पहले अगर दिल्ली से मुंबई जाने में 13 से 14 घंटे लगते थे, अब हो सकता है 10 घंटे लगे, 4 घंटे कम लगे। 4 घंटे के लिए ट्रक कम चलेगा, ड्राइवर कंडक्टर वगैरह जो है उनकी जो सैलरी वेज है वो थोड़ी कम लगेगी, मतलब कि कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक जो है वो कम आ जाएगी। ये आपको समझ आता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि गाड़ियों की प्रोडक्शन और बाकी चीज़ों की प्रोडक्शन जो है वो इंपैक्ट हो रही है। क्यों इंपैक्ट हो रही है? क्योंकि कोल की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, साथ के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर को जो अलग अलग चिप्स चाहिए, स्टील चाहिए, इन सब की सप्लाई भी कम हो रही है। अगर हमारे को इंडस्ट्री की सप्लाई इंप्रूव करनी है, इंडस्ट्री की सप्लाई को आगे ले जाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। तो ये सारी पॉइंट्स आप मेंस इंटरव्यू में बोल सकते हो कि हमारी इंडस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए ये गति शक्ति प्रोजेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक नाम की संस्था जो है दुनिया में, वो एक इंडेक्स निकालती है जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स होता है, जो वर्ल्ड बैंक जनरेट करता है, इसमें 10 पैरामीटर्स होते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने 10 पैरामीटर स्टेट कर दिए। हमारे को 10 के 10 पैरामीटर्स में नहीं जाना। मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि इन 10 में से 2 पैरामीटर हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी और एक ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंदर जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंदर जैसे जैसे सड़कें, रेलवे लाइन, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर एटसेट्रा इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा, तो अपने आप बिजली की अवेलेबिलिटी आसान होगी, बिजली की जो सप्लाई है वो ज्यादा होगी। साथ के साथ आप एक जगह से दूसरी जगह सामान को, गुड्स को, रॉ मटेरियल को आसानी से भेज सकते हो। मतलब कि गति शक्ति प्रोजेक्ट हमारे को इन 2 पैरामीटर्स के बेसिस पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अब यूजुअली यहां पे क्या होता है, हम एग्जाम में क्या करते हैं, ये लिखाते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारे को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करने में हेल्प करेगा। ये हो गया बहुत ही पुराना आंसर। अब आपको अगर अपने आंसर में क्वालिटी ऐड करनी है, थोड़े से नए पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो आप मेंस में क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि हमारे को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करनी है, और उसमें भी जो 2 पैरामीटर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, इन पे फोकस देते हुए भारत सरकार ने गति शक्ति लॉन्च करा है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स तो लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन उसके साथ जो उसके 2 पैरामीटर्स हैं वो भी यहां पे लिखोगे। इसी के साथ वर्ल्ड बैंक जो है एक और इंडेक्स लेके आता है जिसका नाम है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का मतलब होता है कि आप एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किस तरीके से एफिशिएंट हो। क्या आप तेजी से सामान ले जा पा रहे हो? आपके कस्टम्स कैसे हैं? क्या आप अपने कुरियर को ट्रैक कर पा रहे हो? आप डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड कैसे कर पा रहे हो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है? ये सारी चीजों को मेजर किया जाता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जो वर्ल्ड बैंक ही निकालता है। तो बेसिकली गति शक्ति प्रोजेक्ट को मेंस और एसए में आप 2 इंडाइसिस से लिंक करोगे, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, दूसरा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। दोनों ही वर्ल्ड बैंक के इंडाइसिस हैं, राइट। इसके अलावा भारत सरकार ने बोला कि गति शक्ति प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाएंगे। सर ये इंटीग्रेटेड पोर्टल क्या होता है? इंटीग्रेटेड पोर्टल का मतलब होता है कि एक ऐसा पोर्टल जहां पे सारे प्रोजेक्ट्स, 100 ट्रिलियन रुपीस के जो सारे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे उनको एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया जाएगा। मतलब कि जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे उन सबकी इंफॉर्मेशन, काम कहां तक पहुंचा, कितनी तेजी से चल रहा है, कहां पे स्टील की कमी है, कहां पे कोल की कमी है, ये सारी इंफॉर्मेशन, किस तेजी से काम चल रहा है, कहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं, ये सब एक जगह पे डेटा मिल जाएगा, जो गति पोर्टल बनाया जाएगा, इंटीग्रेटेड पोर्टल। ठीक है, अब इकोनॉमी की हमने बात कर ली, इकोनॉमी की अभी मैं दोबारा बात करूंगा। पहले मैं यहां पे आपको अपना मेंस में एक टॉपिक है जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, मैं उसकी बात करना चाहता हूं यहां पे कि आपको अगर गवर्नेंस के ऊपर आंसर लिखने के लिए आता है तो गति शक्ति का आप किस तरीके से वहां पे इस्तेमाल करोगे। भारत सरकार ने बोला कि ये जो अपना गति शक्ति प्रोजेक्ट है ये अक्रॉस मिनिस्ट्रीज होगा। मतलब कि सारे के सारे मंत्रालय इसमें कोलैबोरेट, कोऑर्डिनेट करेंगे। जितने भी मंत्रालय हैं वो सबके सब इसमें कोलैबोरेट करने वाले हैं। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सब इसमें इंटीग्रेटेड तरीके से काम करेंगी। मतलब कि पहले क्या होता था, जो मंत्रालय थे वो अपने अपने कंपार्टमेंट्स में काम करते थे, अपने अपने साइलोज में काम करते थे, अपने अपने बंद कमरे में काम करते थे।
आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी कि अगर कोई गलत काम हो गया तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कह रही है अरे ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की गलती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है नहीं नहीं ये तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की गलती है, फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बोल रही है नहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल की गलती है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल बोल रही है नहीं ये तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे की गलती है। तो पहले के जमाने में गवर्नेंस कैसे चलती थी कि हर डिपार्टमेंट अपने आप अलग अलग ऑपरेट कर रहा है और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम कर रहे हैं। यहां पे सरकार ने बोला कि नहीं, वो वाला दौर अब खत्म हो चुका है, हम नए दौर में इंडिया को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो हमारे को इंटीग्रेटेड तरीके से काम करना होगा। मतलब अगर गलती हुई है तो सबसे हुई है, अगर काम अच्छा हुआ है तो सबने मिलकर करा है। मतलब कि कोलैबोरेशन करवाया जाएगा मंत्रालय का, कोई भी साइलोस की अप्रोच नहीं होगी। ये GS2 गवर्नेंस में आप देखोगे कि सरकार की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए जो कंपार्टमेंटलाइजेशन था, जो कंपार्टमेंटल अप्रोच था, उसको खत्म कर दिया गया है और सारे मंत्रालय मिलके इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करेंगे। इसका एक फायदा और है, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनेगी, सब मिलके काम करेंगे, साथ के साथ एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। भारत सरकार का डेटा ये दिखाता है कि पहले अगर आपको किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल चाहिए होता था तो उसके लिए हमारे को कम से कम लगते थे 600 दिन, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 2 साल। कि अगर आपने एक एक्सप्रेसवे बनाना है दिल्ली से चेन्नई तक का तो उसके अप्रूवल के लिए, मैं तो काम की बात ही नहीं कर रहा, आपने कागज सबमिट करे, अप्रूवल आएगा कि ये प्रोजेक्ट आगे ले जाना है या नहीं, उसी में ही 2 साल लग जाते थे। भारत सरकार ने बोला ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, ये जो हमने एक पोर्टल बना दिया है, इसके अंदर सिर्फ 162 डेज के अंदर अंदर सारे अप्रूवल दे दिए जाएंगे, 600 दिन नहीं लगेंगे। मतलब कि एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस इंप्रूव होगी अगर सारे मंत्रालय मिलके साथ में काम करेंगे तो। गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा कोर फोकस एरिया है, सरकार ने बोला वो नॉर्थ ईस्ट पर रहेगा। नॉर्थ ईस्ट अभी तक हमारी डेवलपमेंटल स्टोरी में थोड़ा पीछे रहा है। भारत सरकार ने बोला कि नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश के हिस्सों के बराबर लाया जाएगा, यहां पे भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जाएंगी, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करी जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो गति शक्ति प्रोजेक्ट का एक स्पेशल फोकस एरिया होगा। ठीक है, सवाल उठता है कि GS पेपर 3 में हमारे को इसके बारे में क्या लिखना है। ध्यान से देखेंगे, GS पेपर 3 में आप लिखेंगे कि जो 100 ट्रिलियन रुपीस हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, इससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आपको पता है कि एक इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट आता है वो 2 तरीके से आता है, एक प्राइवेट सेक्टर से और एक पब्लिक सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर का मतलब हो गया टाटा, अंबानी, अडानी, महिंद्रा, और पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया सरकारें। आज की तारीख में कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा कम है तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। वो कहते हैं कि इकोनॉमी में इतना स्लो डाउन है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे तो देश रुक जाएगा, तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। तो सरकार ने बोला कि हम आगे आएंगे, अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। तो यहां पे जो देश में इन्वेस्टमेंट है उसमें भारत सरकार लीड ले रही है। इसके अलावा दूसरी बात, ये जो 100 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट करे जाएंगे गति शक्ति प्रोजेक्ट में, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा चेन मल्टीप्लायर इफेक्ट का। ये कीवर्ड आपको मेंस, एसे और इंटरव्यू में बोलना है कि भारत सरकार ये जो 100 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट, चेन मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होगा। कैसे? भारत सरकार ने मान लीजिए एक हाईवे का प्रोजेक्ट दिया, हाईवे बन रहा है, हजारों लोग उसमें काम करेंगे, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, मशीनरी, इंजीनियरिंग, ये सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, इनके हाथ में पैसा आएगा, ये आगे जाके फिर अपने गांव जाके ट्रैक्टर खरीदेंगे, मोटर बाइक खरीदेंगे, मोबाइल फोन खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, ये सारी चीजें खरीदेंगे। कहने का मतलब है कि ये जो चेन मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, ये जो चेन मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, इसकी वजह से दूसरे सेक्टर्स में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कि मान लीजिए 10,000 लोगों को हाईवे बनाने पे लगा दिया, उन सबको तनख्वाह मिली, 10,000 लोगों ने अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदनी शुरू करी। अगर एक आदमी एक किताब भी खरीद रहा है तो 10,000 किताबों की डिमांड बढ़ गई, मतलब आगे पेपर फैक्ट्री में काम बढ़ गया, आगे एजुकेशन सेक्टर में काम बढ़ गया, आगे स्किल डेवलपमेंट होगी, देश का यूथ तैयार हो रहा है। मान लो 10,000 लोगों को नौकरी मिली, उन सब ने अपने बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगवा दी, मतलब कि हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ी, हेल्थ केयर में फर्दर एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। 10,000 लोगों को पैसे मिले, सब ने ये बोला कि अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिलवाते हैं, सब बच्चों को 2-2 कपड़े दिलवाए, आगे टेक्सटाइल सेक्टर में डिमांड बढ़ गई। सब ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एलईडी बल्ब का सॉकेट लगवा लेते हैं घर में, एलईडी यूज करेंगे। 10,000 एलईडी बल्ब की एकदम से डिमांड बढ़ गई, मतलब कि आगे जो एलईडी बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री है वहां पे एम्प्लॉयमेंट बन जाएगी। तो आप ये समझो कि ये जो 100 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना ज्यादा होगा आप वो सोचो। राइट, ये हो गई एक बात। अब सवाल उठता है कि सर ये 100 ट्रिलियन रुपीस सरकार इन्वेस्ट तो कर रही है, लेकिन इनके पास पैसा तो है नहीं।
सरकार के पास 100 ट्रिलियन रुपीस कैश में थोड़ी ना रखा है, इन्हें मार्केट से उधारी लेनी पड़ेगी। भारत सरकार जो 100 ट्रिलियन रुपीस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी उसमें मार्केट से उधारी काफी ज्यादा ली जाएगी। मतलब कि सर ये तो काफी बेकार प्रोजेक्ट निकला। मैंने पूछा क्यों? आपने बोला कि जब 100 ट्रिलियन रुपीस सरकार के पास है ही नहीं और इन्हें उधारी लेके काम करना पड़ेगा, इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारा फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो गया तो फिर कोई पर्पस ही नहीं बचता, हमारी इकोनॉमी तो फिर से खड्डे में जा रही है। मैंने बोला नहीं, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली दो चीजों से होता है, एक होता है प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर और एक होता है नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। मतलब आप ये मान लो वोटरों को लुभाने के लिए सरकार ने सबको 1000-1000 रुपए देने शुरू कर दिए, उसकी वजह से सरकार का फिस्कल डेफिसिट हो गया। वो है नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कि सरकार ने सबको 1000-1000 रुपए दिए, उससे कुछ खास फायदा निकल के नहीं आया, वो बीड़ी सिगरेट दारू वगैरह में पैसा इधर उधर सारा खर्च हो गया, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। लेकिन अब सरकार ने बोला कि हम एक काम करते हैं, एसेट क्रिएट करते हैं देश के लिए, देश की कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम उधारी ले रहे हैं बाजार से लेकिन उसका हमारे को बेनिफिट 4 गुना मिलने वाला है, 5 गुना मिलने वाला है, तो यह अच्छी उधारी मानी जाती है। मतलब कि एग्जाम में जब भी आप फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करोगे, आप कहोगे कि देखिए फिस्कल डेफिसिट दो वजह से हो सकता है, एक प्रोडक्टिव वजह से कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उधारी ली। ये प्रोडक्टिव वाला जो फिस्कल डेफिसिट है ये अच्छा होता है क्योंकि ये चेन मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ आ रहा है। लेकिन अगर सरकार ने उधारी इसलिए ली कि हमारे को जो है सबको प्रधानमंत्री वोट दो पैसा लो योजना एक्सेट्रा ऐसा कोई नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलिस्ट स्कीम लानी है, वो होता है नॉन प्रोडक्टिव फिस्कल डेफिसिट, वो हमारे को नहीं करना चाहिए। तो अगर गति शक्ति प्रोजेक्ट की वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट, हमारा प्रोडक्टिव फिस्कल डेफिसिट बढ़ता भी है तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि यहां से देश को जो बेनिफिट मिलने वाला है वो सरकार के फिस्कल डेफिसिट से कहीं ज्यादा होने वाला है। तो ये है पूरा का पूरा प्री मेंस इंटरव्यू का एनालिसिस गति शक्ति प्रोजेक्ट का। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करना यूजिंग द रेफरल कोड मुदित गुप्ता। 10% डिस्काउंट के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ के साथ 29 सितंबर से नए बैचेस शुरू हो चुके हैं, 6 अक्टूबर से फिर से हो रहे हैं। लेट्स क्रैक इट।